नमस्कार, कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। इस वक्त दिल्ली की सियासत में राघव चड्ढा का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का रुख कर लिया है। अपने अकेले साथ नहीं गए हैं राघव चड्ढा, उसके साथ साथ 7 और लोगों को लेकर के जा रहे हैं बीजेपी में। हालांकि अभी कुछ लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल 3 लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी पर तमाम बात करने के लिए, तमाम और जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए आज हम विमलेश मिश्रा, प्रवक्ता हैं सर बीजेपी के। सर, अभी राघव चड्ढा जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले तक वो आम आदमी पार्टी में थे, तो बीजेपी इसको कैसे देख रही? क्या सिर्फ नंबर गेम है या कुछ और? नहीं, नंबर गेम तो नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपका जो ये नाम बड़ा मुझे प्यारा लगा, कुल्हड़, है ना? तो और साइका जी, है ना? साइमा जी। साइमा जी, ये पूरे देश में हलचल एक मची हुई है कि किस तरीके से एक कर करके कई लोगों के साथ नहीं 7 सांसद, राज्यसभा 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने मतलब सामने नहीं आए, लेकिन स्पष्ट है कि वो सातों के सातों एक साफ स्वच्छ छवि, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि उनको लगा, उन्होंने अपनी गिरबान में देखा कि जो ईमानदार पार्टी उभर करके आई थी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और लोकतंत्र की बात करते हुए लोक जनपाल बिल लाने को लेकर के जिस प्रकार से दिल्ली वालों को कहा जाता है ना कि दिल्ली दिल वालों की, तो दिल खोल करके पूरे दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, जिस मंशा से किया था, जिस आशा से किया था कि एक ईमानदार पार्टी है और उसमें तमाम बहुत बड़े बड़े शिक्षित परिवार से लोग जो कि राजनीति में आने का उनको सुनहरा अवसर मिला। उन्होंने अपना मतलब कि उनका कोई किसी प्रकार का अवसर नहीं था उनके लिए राजनीति करना, एक देशभक्ति की बात थी उन लोगों में। कुछ ऐसे बड़े बड़े चेहरे जैसे हमारी किरण बेदी रही और अभी आशुतोष जी रहे, योगेंद्र जी रहे, प्रशांत भूषण जी रहे, इन सब में एक देश प्रेम की भावना थी। इनके लिए कोई राजनीतिक अवसर नहीं था और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एक करके, क्योंकि देखा कि जिस तरीके से ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी कही जाने वाली, जो उनके सरगना हैं, जो सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए सुप्रीमो लीडर अरविंद केजरीवाल जी, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं। वो लोकपाल जनपाल की, लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन 1% भी उनके साथ में लोकतंत्र वाली बात नहीं है, लूट खसूट की बात है। राघव चड्ढा ने भी यही आरोप लगाया है कि जिस बिहाफ पर पार्टी बनी थी वो अब चीजें नहीं रही हैं। जी बिल्कुल नहीं रही, वो शुरू से ही नहीं रही। बस ये है कि कुछ लोगों को देर से समझ में आई और जिनको पहले समझ में आ गई, जैसे अपने इन्होंने ये थे कुमार विश्वास जी, किरण बेदी जी, उन्होंने तुरंत ही, क्योंकि शिक्षित लोग थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को, अपने सुप्रीमो को, लीडर को देखा कि ये लोकतंत्र की कही जाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, इसमें हमारा रहना उचित नहीं है। सर, जैसे देखिए राघव चड्ढा भी अब बीजेपी में आ गए हैं, काफ़ी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं नितिन नवीन जी के साथ मिठाई खाते हुए। तो एक वीडियो राघव चड्ढा का और वायरल हो रहा है, जिसमें उनका जो वीडियो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और कोई ऐसी रकम नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। तो क्या इन बयानों को बीजेपी भुला देगी या इन शब्दों के लिए उनसे माफ़ी की उम्मीद करती है? देखिए, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो पढ़े लिखे इंसान है राघव चड्ढा जी, उनके मुंह से शब्दों से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं आवेश में आकर के, लेकिन उनका पार्टी में आना ये तो तय होता है कि वो, उन्होंने जब इतनी बड़ी पार्टी, अपनी आम आदमी पार्टी, राज्यसभा सांसद रहे और एक नामी चेहरा भी है ना, वो कुछ सोच समझ कर की पार्टी में आए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश को आज कितनी ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि देशभक्ति है इस पार्टी में, लोकतंत्र है इसमें, लोकतांत्रिक है, बोलने की आज़ादी है, इस वजह से उन्होंने कहीं सर जो वॉशिंग मशीन का आरोप अभी कुछ दिन पहले तक राघव चड्ढा खुद लगाते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें भ्रष्टाचारी जो हैं वो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, तो कहीं वही डर तो नहीं राघव चड्ढा को था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो छोटी मोटी बातें आपस परिवार में तो होती रहती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब जागो तब सवेरा। तो राघव चड्ढा जी ने खुद देखा
कि वॉशिंग मशीन में मुझे धुलने की आवश्यकता है, वो खुद वॉश होने के लिए आए हैं पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। मानते हैं वॉशिंग मशीन है बीजेपी? नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन इस चीज के लिए कि गलत लोगों को वॉश कर करके ना साफ सुथरा कर देती है। अच्छा। तो जिनका मतलब कि एक होता है ना कि धर्म पे लाना, धर्म रास्तों से भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाना, जिस तरीके से जो है पूरे अपने विश्व में जो है मोदी जी का हमारा प्रचंड फहरा रहा है, और जिस तरीके से हमारी इतनी पूरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो है अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अपने संस्कारों को याद करते हुए वो आए हैं। अच्छा सर, अभी आपने धर्म का थोड़ा जिक्र किया, तो आपसे एक मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? देखिए, धर्म की तो बिल्कुल राजनीति होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा भारत देश है, ये हमारा प्रधान भारत जो है, ये धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी ये विरासत है, तो धर्म क्यों नहीं? संविधान सभी धर्म को बराबर हक देता है, तो किसी एक को लेकर के आप दूसरे को दबाने का कैसे कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। ये कोई अगर कहता है तो बिल्कुल वो गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जात पात की कोई राजनीति नहीं है, सर्वधर्म एक है, ये राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कोई ऊंच नीच की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन करके आज खड़ी है। तो कोई भी नहीं ऐसा, ये तो भारत की हमारी परंपरा है, हमारा यहाँ पे सबका ही एक बराबर संभाव सबके संविधान के अनुसार चलता है हमारा देश, और संविधान से ही चलेगा। सर, अभी महिला आरक्षण पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ, विपक्ष ने खूब बवाल काटा और वो जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया, पूरा खारिज हो गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सभी को जो बैठे हुए हैं विपक्ष में, उनको सद्बुद्धि दें। जिन नारी शक्ति के ऊपर हम लोग कूदते हैं और हमें गर्व होता है नारी शक्ति का, नारी जो है वो दुर्गा है, काली है अगर अपने रूप में आए तो, और वो देश का क्या पूरा अपने घर से लेकर के पूरा देश को संभाल रही हैं, तो उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी ने महिलाओं को अपने उनके हक के लिए 33% का आरक्षण देने का उन्होंने एक प्रावधान लेकर आए। ये प्रावधान जो महिलाओं के लिए था, वो भी तो इंसान है और उनका भी तो पूरा योगदान है भारत में हमारे देश की उन्नति कराने में। आज हमारी बहता बहनें जो है आज कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं, तो ये तो सरासर विपक्ष वालों ने अपनी राजनीति रोटियां सेक, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की गति को दिशा देने में। सर, विपक्ष ने कहा कि अगर इतना ही ज्यादा महिलाओं को आपको फिक्र हो रही है तो आप ये जो अभी प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं उनमें से ही 33% दे दीजिए, आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, एक्स्ट्रा जाहिर सी बात है, जनगणना चल रही है, जनगणना हो रहा है, ऐसा के आधार पे मतलब कि हमारे जो अभी सभी राज्यों की जो सीटें बढ़ने वाली है, जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, तो ये माना गया कि जो इस बार का जो हमारा जनगणना होगी, जनगणना के आधार पे वो 33% का उसमें प्रावधान लाया जाएगा, तो सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि देश में अभी दिल्ली हो या कहीं भाई दिल्ली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए उसमें 33% का दिया गया। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का भी विस्तार होना है, दिल्ली की भी विधानसभाएं बढ़नी है, तो उसमें जाहिर सी बात है 100 सीट अगर बनती है तो उसमें 33% महिलाओं का आरक्षित सीट तो होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी गलत बात है? आपने कहा कि महिला दुर्गा है, काली है, शक्ति का रूप है, तो पश्चिम बंगाल में जरा रुक कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी है, तो वो दुर्गा का, शक्ति का रूप नहीं है कि एक महिला को चुनाव में परास्त करने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी सांसद, सीएम, हर कोई पहुंचा हुआ है। तो क्या लगता है इस पर कि ये महिला आरक्षण या फिर महिला सशक्तिकरण कहीं कुछ अलग चीजें हैं? नहीं, देखिए, ममता दीदी की जो राजनीति करने की अपनी शैली है, जो उनके कार्य करने की जो भी उनका अपना जिस तरीके से कर रही है कार्य को, वो किसी एक व्यक्ति विशेष है, किसी व्यक्ति विशेष को भी कह सकते हैं, और किसी एक विशेष धर्म को लेकर के वो अपनी राजनीति दीदी कर रही है, और उनकी वजह से जो है हमारे इस भारत के अंदर घुसपैठियों का, हमारा कोई दीदी से कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। दीदी अपना काम करें। देखिए, नारी कई रूप में भी आती है, नारी तो ताड़का भी रही है, तो ताड़का भी रही है, तो हम तो ये समझते हैं ना कि नारी अपने अच्छाई को देखे तो नारी अच्छे काम को करे। दीदी की वजह से आज जितने घुसपैठी आए हैं, बंगाल की दशा बिल्कुल ही
मतलब कि क्या कहा जाए, वहाँ का जो रहने वाला मूल निवासी है वो डर डर करके जीता है, डर डर के रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेशियों का जिस तरीके से असंख्यक बहुसंख्यक, तो मतलब कि कैसे कहा जाए कि एकदम से मतलब कि एक बाढ़ आई। आज पॉपुलेशन जो है बंगाल की चरम व्यवस्था बनी हुई है कि 70% आज अगर बंगाल को देखा जाए तो घुसपैठिए बैठे हुए हैं। तो दीदी घुसपैठियों की राजनीति करती हैं, यानी कि ताड़का का रूप में है अभी वो दीदी। आप एक महिला को ताड़का बोल रहे हैं? देखिए, वो मैंने क्या कहा कि दुर्गा काली सब है, तो ताड़का भी तो रही है। वो भी तो किसी का भाई रही है, किसी की बहन बेटी रही है। ताड़का जी भी तो किसी की बहन बेटी रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई अपने एक किसी स्वार्थ राजनीति कर रही है। एक सवाल मेरा और है, जैसे आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, ये आखिरी सवाल है मेरा। तो घुसपैठियों का जो जिक्र है वो जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहीं पे क्यों? असम में भी घुसपैठियों का मुद्दा है, असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर SIR नहीं हुआ, SR हुआ। तो वहां से भी कोई घुसपैठियों का अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया है सामने। बिहार की अगर हम बात कर लें, SIR हुआ, घुसपैठियों को लेकर ऐसा कोई आंकड़ा इतना ज़्यादा नहीं आया कि उसको देखकर कहा जा सके कि हाँ इतने ज़्यादा घुसपैठिए थे। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, बिहार की राजनीति एक स्वच्छ और साफ नीतीश बाबूजी जो ने उनके सुशासन में 15 साल बहुत अच्छा राज्य चला, तो उसमें घुसपैठियों का हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही तरीके से जो SIR हुआ। ठीक है, थोड़ा जो पलायन किए कुछ लोग, उनके वोट कटे, जो कि अब कोई कहीं चला गया, बंगाल चला गया, बॉम्बे चला गया, दिल्ली आ गया। शिफ्टेड लोगों का ही SIR में वहाँ पे नाम का उनका कटना हुआ। बाकी जो है रहा आपका असम का, तो असम में भी हमारे जो माननीय जो मंत्री जी, उन्होंने जिस तरीके से अपना संभाला हुआ है उड़ीसा में, बराबर वो घुसपैठियों को लेकर के जवाब देते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी वो एक गन वाला चला था, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक गन वाला चला था। हम तो कह रहे कि गन उन्होंने बिल्कुल सही दिखाई, जरूरत पड़े तो गन की जगह बंदूक नहीं चलाएं, तोप दिखाएं, क्योंकि घुसपैठियों को किसी भी तरीके से जवाब देने के लिए हम सबको तैयार रहना है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया। एक और आरोप लगाता है विपक्षी कि घुसपैठियों के नाम पर एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, सभी भली भांति जानते हैं, हमारा पूरा देश जानता है कि एक विशेष ही वर्ग जो है वही इस तरीके के कार्यों को अंजाम देता है। बाकी तो किसी भी धर्म वाले नहीं नाम आए, जब भी नाम आया तो वही नाम आया, विशेष धर्म का ही नाम आया। तो हम तो मानते हैं कि काम ही उनका सारा का सारा, और जितने भी हमारे पड़ोसी देश रहता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सबका काम ही यही है। हमारे भारत के लोगों से किसी तरीके का कोई वैर नहीं है। हमारे भारत के जो नागरिक है वो हमारे भाई हैं। हम सब में एकजुटता है, हम लोग एक नारा, फिर किसी भी धर्म के हो, हाँ किसी भी, हमारे भारत में तो एक नारा चलता ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो बिल्कुल सत्य बात है, मुस्लिम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम भी है और बहुत ताकत के साथ है, बहुत संख्या के साथ है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का अगर भेदभाव होता तो पार्टी में तो नहीं रहता कोई। तो हमारी ऐसी सोच ही नहीं है। भारत के अंदर सबका रहने का अधिकार है, जो भारत के मूल निवासी हैं हम मान चुके हैं, तो कहाँ से गलत है इसमें? तो विमलेश मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है, बहुत सारे जो विचार हैं वो उन्होंने अपने साझा किए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आपको कुल्हड़ न्यूज़ पर मिलेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।